है टिक टाइफस, जिसको हम स्क्रब टाइफस भी कहते हैं। डेफिनेशन: एन एक्ज़ैंथेमेटोस टाइफस फीवर कॉज्ड बाय ओरिएंशिया सुत्सुगामुशी। ठीक है, तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है ओरिएंशिया सुत्सुगामुशी, और ये एक्ज़ैंथेमेटोस टाइफस फीवर इसको कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी देखते हैं, अकर्स मेनली इन द सेंट्रल ईस्टर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ये एशिया के बहुत से एरियाज़ में हो रहा है, एज वेल एज नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया में भी और साउथ पैसिफिक में भी। ट्रांसमिशन वाया वेक्टर ट्रोम्बिकुला माइट्स लार्वाई चिगर्स फ्रॉम रोडेंट्स। ठीक है, तो इसका जो वेक्टर है वो इसका माइट्स होते हैं। ठीक है, जिनको ट्रोम्बिकुला माइट्स भी कहते हैं। ठीक है, ट्रोम्बिकुला माइट्स लार्वा, तो ट्रोम्बिकुला जो माइट है उसके जो लार्वा होते हैं जिनको हम चिगर्स कहते हैं, वो रोडेंट्स में रहते हैं, और फिर ये रोडेंट्स के ज़रिए जो है वो ट्रांसमिशन हो जाता है इनटू द ह्यूमंस। ठीक है, तो टिक टाइफस इसको कहते हैं, और स्क्रब टाइफस भी कह सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 7 to 10 डेज़ है। क्लिनिकल फीचर्स: हाई फीवर, सीवर हेडेक, मियाल्जियाज, आर्थराल्जियाज, कफ एंड एनोरेक्सिया। ठीक है, जनरलाइज सारे फीचर्स हैं जो कि हर इन्फेक्शन में हो रहे होते हैं। उसके बाद मैक्यूलोपेपुलर रैश है। अब जो इसका स्पेसिफिक सिम्टम है वो है एस्चर एट साइट ऑफ टिक बाइट। ठीक है, जहाँ पर भी ये माइट यानी कि ट्रोम्बिकुला माइट जो है जहाँ पर भी ये करेगी बाइट करेगी वहाँ पर एक एस्चर बन जाएगा। लिम्फाडिनोपैथी, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया डिस्पाइट फीवर। फीवर इसमें हाई होगा लेकिन पल्स इसमें जो है वो ब्रेडिकार्डिया हुआ होगा। ठीक है, लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। ठीक है, और रिएक्टिव आर्थराइटिस। ठीक है, और इसमें आर्थराइटिस भी हुआ होता है। रिएक्टिव आर्थराइटिस प्रीवियसली नाउन एज द रीटर्स सिंड्रोम। ठीक है, तो रिएक्टिव आर्थराइटिस को पहले हम रीटर्स सिंड्रोम कहते थे। इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस डेट डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। ठीक है, ये एक इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस की फॉर्म होती है डेट डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन, और ये जो आर्थराइटिस है ये डेवलप होती है इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन इन अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के किसी और पार्ट में जब इन्फेक्शन होता है तो उसके रिस्पॉन्स में आर्थराइटिस हो जाए तो उसको रिएक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद बैक्टीरिया एंड डेवलपिंग एन इन्फेक्शन कैन ट्रिगर द डिजीज़। तो इसमें यह है कि बैक्टीरिया के साथ जब कॉन्टैक्ट हो जाए और इन्फेक्शन हो जाए तो उसके बाद रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्ज़ैंथेमेटोस फीवर, जो कि हमने देखा कि ये वाला इस टिक टाइफस में होता है। एक्ज़ैंथेमेटोस फीवर रेफर्स टू अ फीवर अकम्पनीड बाय द वाइड स्प्रेड स्किन रैश ऑफन कोज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। ज़्यादातर ये वायरल इन्फेक्शन में होता है, और इसमें फ़ीवर के साथ एक बहुत ही वाइड स्प्रेड किस्म का रैश भी होता है। द रैश कैन मैनिफेस्ट एज स्पॉट्स, बम्स और ब्लॉचेज ऑन द स्किन। लेकिन ये जो हम टिक टाइफस पढ़ रहे हैं इसमें हमने देखा कि एस्चर बन जाते हैं एट द पॉइंट ऑफ टिक बाइट एंड मे बी अकम्पनीड बाय द अदर वायरल सिम्टम्स लाइक फटीग एंड बॉडी एचेज। लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ज़्यादातर ये वायरल इन्फेक्शंस में होता है, और इसमें जो है वो रैश की डिफरेंट प्रेजेंटेशंस बताई हुई हैं कि स्पॉट्स हो सकते हैं, बम्स हो सकते हैं, ब्लॉचेज हो सकते हैं। ठीक है, वाइल मैनी केसेस आर बिनाइन एंड सेल्फ लिमिटिंग, सम कैन बी मोर सीरियस एंड रिक्वायर मेडिकल अटेंशन। उसके बाद हम देखते हैं टिक टाइफस के लिए डायग्नोसिस। इसमें सेरोलॉजी है फॉर राइज इन एंटीबॉडीज़। ठीक है, हम देखेंगे कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो 4 गुना बढ़ गई हैं। पॉजिटिव वेल फेलिक्स रिएक्शन। ठीक है, और एक इसमें वेल फेलिक्स रिएक्शन होता है जो इसमें पॉजिटिव आएगा, उसको हम देख लेते हैं। अब वेल फेलिक्स टेस्ट इज़ अ सेरोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, ये भी एक सेरोलॉजिकल टेस्ट है यूज टू डिटेक्ट रिकर्सियल इन्फेक्शंस। ठीक है, जो कि रिकर्सियल इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट रिलाइज ऑन द क्रॉस रिएक्टिविटी बिटवीन एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू रिकर्सियल इन्फेक्शंस
एंड सर्टेन प्रोटियस एंटीजेंस। ठीक है, ये जो टेस्ट है ये रिलाई कर रहा होता है क्रॉस रिएक्टिविटी के ऊपर, वो क्रॉस रिएक्टिविटी जो कि होती है उन एंटीबॉडीज़ के दरमियान जो रिकर्सिव इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में बनती हैं और कुछ प्रोटियस एंटीजेंस जो हैं उनके दरमियान, एंटीबॉडीज़ और प्रोटियस एंटीजेंस के दरमियान में जो क्रॉस रिएक्टिविटी होती है उस पर यह टेस्ट डिपेंड करता है। द टेस्ट इन्वॉल्व्स अ ट्यूब एग्लूटिनेशन एसे वेयर पेशेंट सीरम इज़ मिक्स विद द प्रोटियस एंटीजेंस। इसमें हम एक ट्यूब लेते हैं, ठीक है, और उस ट्यूब के अंदर हम पेशेंट का सीरम जो है वो मिक्स कर देते हैं प्रोटियस एंटीजेंस के साथ। एंड एग्लूटिनेशन दैट इज़ क्लम्पिंग, अगर हम देखें कि क्लम्पिंग हो गई है तो इसका मतलब यह है कि टेस्ट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सेरोलॉजी है वो इसमें पॉजिटिव वेल फेलिक्स रिएक्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, इसकी हम ट्रीटमेंट जो है वो 7 डेज़ तक करते रहेंगे। केसेस रेजिस्टेंट टू डॉक्सीसाइक्लिन रिफेनपिन 600 mg ओरली डेली इज़ अ रीज़नेबल अल्टरनेटिव। ठीक है, वो पेशेंट जिनको हम डॉक्सीसाइक्लिन नहीं दे सकते तो उन पे हम रिफेनपिन 600 mg ओरली दे सकते हैं उन्हें, क्योंकि ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है। उसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट को देख लेते हैं। कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन हम सबसे पहले इसमें देंगे, जो कि वाइब्रामाइसिन, डॉक्सिन और वेलकोडॉक्स के नाम से अवेलेबल हैं। बीडी में देंगे रीनल और हेपेटिक फेलियर, नो डोज एडजस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ठीक है, इस मेडिसिन को हमने चिल्ड्रन में, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में नहीं देना। और अगर हम देखें कि रीनल और हेपेटिक फेलियर है तो फिर यहाँ पे हमें देखना होगा कि डोज एडजस्टमेंट कैसे करना। तो यहाँ पे ये लिखा है कि अगर किसी पेशेंट को रीनल या हेपेटिक फेलियर भी हो तब भी उसमें हमें डोज एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है टैब पैरासीटामोल 500 mg, जो कालपोल, फेब्रोल और पेनाडोल ब्रांड नेम से अवेलेबल है। इसको हम TDS में देंगे, 1+1+1 भी दे सकते हैं और 2+2+2 भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फीवर कंडीशन। मैक्सिमम डोसेज 4 ग्राम पर डे, यानी 8 टैबलेट्स। ठीक है, मैक्सिमम 8 टैबलेट्स पर डे दे सकते हैं। और टैब पैरासीटामोल प्लस ऑर्फेनेट्रिन सिट्रेट। ठीक है, पैरासीटामोल के साथ अगर ऑर्फेनेट्रिन सिट्रेट भी मिल जाए तो ये ब्रांड नेम न्यूब्रल फोर्ड के नाम से अवेलेबल होता है, इसको भी हम TDS में दे सकते हैं। उसके अलावा इसमें हम सिरप देंगे जो एपेटाइट स्टिमुलेंट होगा और मल्टीवाइटामिन्स, तो इसमें एक लाइजोविट है और ट्रीजोरिक्स फॉर्ट है। 2 टीस्पून देंगे 2 टाइम्स अ डे 30 मिनट्स बिफोर मील्स। इफ़ कफ, तो अगर कफ है तो हम कफ सप्रेसेंट भी दे देंगे, सिरप कोरेक्स टी और सिरप हाइड्रेलिन 2 टीस्पून 3 टाइम्स अ डे। उसके बाद हम देखते हैं एपिडेमिक टाइफस। ठीक है, एंड एक्जेंथेमाटोस टाइफस फीवर कॉज बाय द रिकर्सिया प्रोवाजेकी। ठीक है, इसमें भी एक्जेंथेमाटोस टाइफस फीवर होता है, यानी कि इसमें भी फीवर के साथ एक बहुत वाइड स्प्रेड रैश होगा और इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो है रिकर्सिया प्रोवाजेकी। एपिडेमियोलॉजी रेयर इन US, अकर्स मेनली इन द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एंड एशिया। ठीक है, तो ये US में रेयर है, लेकिन अफ्रीका के सेंट्रल और ईस्टर्न एरियाज़ में होगा और साउथ अमेरिका में और सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एंड एशिया। ट्रांसमिशन वाया वेक्टर, फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड बॉडी लाउस, न लाउस इज़ ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ये देखते हैं ये लाउस, लाउस इधर ऑफ 2 स्मॉल विंगलेस पैरासिटिक इंसेक्ट्स दैट लिव ऑन द स्किन ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, ये 2 स्मॉल विंगलेस पैरासिटिक इंसेक्ट्स होते हैं और ये स्किन ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स में रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो प्लूरल है वो लाइस है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये एपिडेमिक टाइफस की ट्रांसमिशन कैसे होती है। तो एपिडेमिक टाइफस इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द ह्यूमन बॉडी लाइस। ठीक है, तो ये जो टाइफस है ये ह्यूमन बॉडी लाइस के ज़रिए इसकी ट्रांसमिशन होती है। इन्फेक्शन अकर्स व्हेन द पर्सन कम्स इनटू कांटेक्ट विद द फीसिस और क्रश्ड बॉडीज ऑफ द इन्फेक्टेड बॉडी लाइस। सबसे पहले जो लाइस होती है उसके अंदर ये टाइफस आता है, यानी कि रिकर्सिया प्रोवाजेकी। ठीक है, जो रिकर्सिया प्रोवाजेकी है
वो इस लाइस के अंदर आता है, तो ये लाइस जो है ये इन्फेक्टेड हो जाती है। उसके बाद जो ह्यूमन है वो इस लाइस के फीसिस या इसकी क्रस्ट बॉडीज़ के साथ जब कांटेक्ट में आता है तो फिर वो रिकर्सिया प्रोवाज़ेकी जो है वो ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर देता है। टिपिकली व्हेन स्क्रैचिंग अ लाउस बाइट, ख़ास तौर पे जब हम जो है वो स्क्रैच कर रहे होते हैं लाइस या के जो बाइट्स होते हैं, यानी जब हम स्काल्प पे जो है स्क्रैचिंग करते हैं, और रबिंग लाउस फीसिस इनटू अ कट और वाउंड ऑन द स्किन, या फिर किसी तरह जो लाउस के फीसिस होते हैं उसको हम किस तरह रब कर दें अपनी स्किन के किसी भी कट या वाउंड के ऊपर। जब हम स्क्रैच करेंगे अपने स्काल्प को तो हमारे नेल्स के अंदर जो है वो ये चीज़ आ जाएगी, और उसके बाद हम अपने स्किन के किसी भी कट पे या वाउंड पे अगर रबिंग करेंगे तो वहाँ से ये चीज़ वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। द लाउस इटसेल्फ डजंट ट्रांसमिट द डिज़ीज़, ठीक है, लाउस जो है वो खुद इस डिज़ीज़ को ट्रांसमिट नहीं करती। इट्स अ कॉन्टैक्ट विद इट्स फीसिस और क्रस्ट बॉडी, ठीक है, ये उसके फीसिस या उसकी क्रस्ट बॉडी के साथ कांटेक्ट होता है डेट स्प्रेड्स द बैक्टीरिया, जिसकी वजह से रिकर्सिया प्रोवाज़ेकी असल में स्प्रेड होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके चीफ कंप्लेंट्स। तो यहाँ पे है अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फीवर, ठीक है, एकदम से इसमें फ़ीवर होगा, उसका ऑनसेट बहुत अब्रप्ट होगा। सीवर हेडेक, मलेइस, मियालजिया, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, कफ एंड डिक्रीज्ड एपेटाइट। आफ्टर 4 to 5 days maculopapular और पेटिशियल रैश दैट स्प्रेड्स फ्रॉम द ट्रंक टू एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें जनरलाइज सिम्टम्स होंगे जो कि अब्रप्टली हो जाएंगे। उसके 4 से 5 दिन के बाद एक रैश बन जाएगा जो कि ट्रंक में बनेगा और एक्सट्रीमिटीज़ तक वो एक्सटेंड होने शुरू हो जाएगा। पॉसिबली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी इसमें हो सकते हैं जैसे कंफ्यूजन, कोमा और सीजर्स। ब्रिल जिंसर डिजीज़ एक्सेसरबेटेड रिकरेंस मैनी ईयर्स आफ्टर द प्राइमरी एपिसोड, ठीक है, तो ये इसकी रिकरेंस को कहते हैं जो बहुत सालों के बाद अगर हो तो इसको ब्रिल जिंसर डिजीज़ कह सकते हैं। उसके बाद आता है इसके डायग्नोसिस, तो इसके डायग्नोसिस जो है वो सिमिलर है टिक टाइफस के, सेरोलॉजी होगी और पॉजिटिव वेल फेलिक्स रिएक्शन होगा। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं, इसमें भी ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक सिमिलर है। इसमें एक कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन वही वाला वाइब्रामाइसिन और डॉक्सिन के नाम से अवेलेबल है। टैब पैरासीटामोल है, और इसमें हम जो है वो पैरासीटामोल के साथ ऑर्फेनेड्रिन सिट्रेट भी दे सकते हैं। सिरप इसमें हम जो है वो एपेटाइट स्टिमुलेंट और मल्टीवाइटामिन देंगे, ठीक है। ट्राईमीटाबोल और लाइजोविट दे सकते हैं। अगर कफ है तो फिर हम सिरप कोरेक्सिडी और सिरप हाइड्रेलिन दे सकते हैं 2 टीस्पून 3 times a day, ठीक है। उसके बाद आता है एंडेमिक टाइफस। अभी हमने देखा एपिडेमिक टाइफस जो कि रिकर्सिया प्रोवाज़ेकी करवाता है, और हमने देखा कि वो लाइस के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है, यानी लाइस उसका वेक्टर बनता है। अब हम देखेंगे एंडेमिक टाइफस को। डेफिनेशन, इसमें भी एक्जेंथेमाटोस टाइफस फीवर है कॉज बाय द रिकर्सिया टाइफी, ठीक है, लेकिन इसका जो कॉजेटिव एजेंट है यानी जो बैक्टीरिया इसके रिस्पॉन्सिबल है वो है रिकर्सिया टाइफी। एपिडेमियोलॉजी अकर्स वर्ल्ड वाइड मेनली इन द वार्म कोस्टल रीजन्स साउदर्न यूएस, ये वार्म कोस्टल रीजन्स में होता है और साउदर्न यूएस में होता है। ट्रांसमिशन वाया वेक्टर रैट एंड कैट फ्लीज, ठीक है, इसका जो वेक्टर है वो फ्लीज हैं जो कि चूहों में और बिल्लियों में पाए जाते हैं, ठीक है। एंडेमिक टाइफस इंक्यूबेशन पीरियड इसका है 8 to 16 days। जनरलाइज सिम्टम्स इसमें वही फीवर है, सीवर हेडेक है, मलेज है। अच्छा, उसके बाद इसमें भी एक मैक्यूलोपैपुलर और पेटिशियल रैश बनेगा, इरप्ट्स ऑन द ट्रंक एंड देन स्प्रेड्स टू द एक्सट्रीमिटीज़, पाम्स एंड सोल्स आर सेपरेटेड। तो सिमिलर चीज़ें अभी तक देख रहे हैं हम कि इसमें भी जो रैश है वो ट्रंक्स पे बनेगा और वहाँ से वो एक्सट्रीमिटीज़ तक एक्सटेंड होता जाएगा, लेकिन पाम्स एंड सोल्स जो हैं वो उन पर नहीं आएगा। नो एस्चर स्कैब एट साइट ऑफ फ्ली बाइट, ठीक है, एक स्कैब बन जाएगा फ्ली बाइट वाली जगह पर। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया इस पर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद है इसके डायग्नोसिस इंडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस फोर राइज इन एंटीबॉडीज़। जब हम इसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे
तो उसमें हमें नज़र आएगा कि एंटीबॉडीज़ 4 गुना बढ़ गई हैं और वेल फेलिक्स रिएक्शन इसमें भी पॉजिटिव है। ठीक है, ट्रीटमेंट इसकी कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन ट्रीटमेंट इसकी भी सिमिलर है। पैरासीटामोल के साथ ऑर्फेनेड्रीन सिट्रेट भी दे सकते हैं। न्यूब्रल फॉर्ड और प्रोवैस एन के नाम से अवेलेबल है। स्टिमुलेंट एपेटाइट स्टिमुलेंट और मल्टीवाइटामिन्स देते हैं। सिरप कफ सप्रेसेंट भी दे सकते हैं अगर कफ हो तो फिर उसमें कोरेक्स डी और सिरप हाइड्रेलिन है। उसके बाद आता है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, एन इन्फेक्शन कॉज बाय द रिकर्सी एंड कैरिड बाय द अमेरिकन डॉग टिक डर्मा सेंटर वेरिएबलिस। द ऑर्गेनिज्म इन्वेड्स द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द कैपिलरीज एंड कॉजेज स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। अभी तक जो हमने टाइफस देखे थे वो सिमिलर थे और उनमें वेल फेलिक्स रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव था। सीरोलॉजी में फोल्ड राइजिन एंटीबॉडीज़ जो थे वो उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट थे। अब हम जो है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट में आते हैं। इसमें जो पॉजिटिव एजेंट है वो भी रिकर्सिया ही की टाइप है। इसको हम कहते हैं रिकर्सी, लेकिन जो इसका वेक्टर है वो एक अमेरिकन डॉग टिक है। ठीक है, यानी अमेरिकन डॉग एक डॉग की टाइप है, उसके अंदर पाई जाने वाली एक टिक्स होती हैं जिनको हम कहते हैं डर्मा सेंटर वेरिएबलिस। और ये जो होती है टिक, ये एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ कैपिलरीज को यानी ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है वो एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ कैपिलरीज को इन्वेड कर सकता है और फिर वहाँ पे वो एक डिजीज़ करवाता है, एक इन्फेक्शन करवा सकता है जिसको हम कहते हैं स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस। अगर वर्ल्ड वाइड मेनली इन द वार्म कोस्टल रीजन्स एंड साउदर्न यूएस, ये वर्ल्ड वाइड भी होता है लेकिन मेनली ये यूएस में, साउदर्न यूएस में और वार्म कोस्टल रीजन्स में पाया गया है। ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड बाय द एक्सोडेड टिक्स। ठीक है, टिक्स जो हैं वो एक्सोडेड टिक्स के ज़रिए ये ट्रांसमिट होता है और ये अमेरिकन डॉग में पाई जाती है। चीफ कंप्लेंट्स फीवर है, चिल्स, हेडेक, मियालजिया एंड डिक्रीज एपेटाइट जनरलाइज सिम्टम्स हैं इसमें। मैक्यूलोपेपुलर रैश, द कैरेक्टरिस्टिक रैश इज इनिशियली मैक्यूलर बिगिनिंग ऑन द wrist and ankles but becomes petechial purpuric acid spreads centrally। अब इसमें जो स्प्रेड है इस मैक्यूलोपेपुलर रैश का वो थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमने पहले पढ़ा। पहले हमने देखा कि जो रैश था वो ट्रंक पर हो रहा था और एक्सट्रीमिटीज़ तक वो एक्सटेंड हो रहा था, पर इसका जो रैश होएगा वो पहले मैक्यूलर होगा और वो एक्सट्रीमिटीज़ पे पहले होगा, विस्ट पे और एंकल्स पे पहले होगा और फिर वो सेंट्रली जाना शुरू हो जाएगा और जो वो सेंट्रली जाएगा वो पेटिचियल और परप्यूरिक अपीयरेंस उसकी होती जाएगी। नो एस्टर, जिसमें कोई एस्टर्स नहीं बनेंगे। रिड्यूस्ड जीसीएस यानी मेंटल स्टेट जो है वो इसमें अफेक्ट होगी, तो ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो इसमें रिड्यूस हो जाता है। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और डीआईसी में डेवलप इन सीवर केसेस, पर ये जो मेंटल स्टेटस का अल्टर होना और डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन होना, तो ये जो है ये बहुत ही सीवर केसेस की निशानी है। इसके डायग्नोसिस में हम सीबीसी कर सकते हैं, उसमें हम देखेंगे कि लो हीमोग्लोबिन है और रेस्ट जो है वो वाइट ब्लड सेल काउंट है। ठीक है, एलएफटीज भी इसमें रेस्ट होंगे और सेरोलॉजी भी इसमें जो हम देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट जो है वो सिमिलर है। डॉक्सीसाइक्लिन देंगे, पैरासीटामोल देंगे, पैरासीटामोल के साथ ऑर्फेनेड्रीन सिट्रेट भी दे सकते हैं। एपेटाइट स्टिमुलेंट देंगे और कफ के लिए कफ सप्रेसेंट देंगे। ठीक है, तो ट्रीटमेंट तो इसकी सिमिलर है बाकियों से और सिम्टम्स भी इसके काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, लेकिन इसमें जो स्प्रेड ऑफ रैश है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो बल्कि बिल्कुल ऑपोजिट है। और डायग्नोसिस भी इसमें वेल फेलिक्स रिएक्शन के बारे में नहीं आया कि वो इसमें पॉजिटिव होगा, और इससे पहले जो है वो हम देख रहे थे कि वेल फेलिक्स रिएक्शन पॉजिटिव है। सेवरल एंट्री माइक्रोबियल्स आर आल्सो इफेक्टिव इन विट्रो अगेंस्ट रिकर्सी इंक्लूडिंग फ्लोरोक्विनोलोन्स, रिफेनपिन एंड मैक्रोलाइड एंटी माइक्रोबियल्स। वो कह रहे हैं कि कुछ एंटी माइक्रोबियल्स जो हैं वो भी हमें इफेक्टिव होती हैं रिकर्सी के अगेंस्ट। उसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, रिफेनपिन है और इसमें कुछ मैक्रोलाइड एंटी माइक्रोबियल्स हैं जिसमें एजिथ्रोमाइसिन आता है और क्लैरिथ्रोमाइसिन आता है, बट नॉट एरिथ्रोमाइसिन।
but lack of clinical experience precludes their use for RMSF. Beta-lactam antimicrobials, aminoglycosides and the cotrimoxazole are not effective. ठीक है, तो हमने देखा कि ये इसमें जो बैक्टीरिया है वो एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द कैपिलरीज को इन्वेड करके स्मॉल मेजर वेस्कुलाइटिस भी करवा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि हम फ्लूरोक्विनोलोन्स को भी यूज़ कर सकते हैं और रिफेनपिन भी यूज़ हो सकता है और मैक्रोलाइड एंड एंटीमाइक्रोबियल्स भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन को यूज़ कर सकते हैं। एरिथ्रोमाइसिन इज़ नॉट इफेक्टिव। ठीक है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हम जो है इसकी ट्रीटमेंट वही डॉक्सीसाइक्लिन ही से शुरू करते हैं। ठीक है, और लैक ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस प्रिक्लूड्स देयर यूज़ फॉर RMSF को देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे लिखा है कि बीटा लैक्टम एंटीमाइक्रोबियल्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और कोट्राइमोक्साजोल आर नॉट इफेक्टिव। डॉक्सीसाइक्लिन इज़ द प्राइमरी एंड द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट फॉर द रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। तो RMSF हमने देखा रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर की ही शॉर्ट फॉर्म है इन बोथ अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। इट्स रिकमेंडेड टू एडमिनिस्टर डॉक्सीसाइक्लिन एज सून एज RMSF इज सस्पेक्टेड। जिस तरह हमें लगे, जैसे ही हमें लगे कि ये रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर हो सकता है, उसी लम्हे हमने डॉक्सीसाइक्लिन को जो है वो दे देना है, आइडियली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ सिम्टम्स to reduce mortality and prevent severe complications. The standard dosage for adults is 100 mg orally or intravenously twice a day, and for children under 45 kgs, it's 2.2 mg per kg twice a day. The minimum duration of treatment is 5 to 7 days or at least 3 days after the fever subsides. ठीक है, and there's evidence of clinical improvement. ठीक है, तो हमने देखा कि हम और भी एंटीमाइक्रोबियल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर्ड ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्सीसाइक्लिन ही के साथ की जाती है और इसी से हम कॉम्प्लिकेशंस भी प्रिवेंट कर सकते हैं और मोर्टेलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। और अडल्ट्स में और चिल्ड्रन दोनों में हम इसी को देते हैं और इसको ओरली भी दे सकते हैं और इंट्रावीनसली भी दे सकते हैं। और जो डोज हमने चिल्ड्रन में देनी है और जो अडल्ट्स में देनी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। इसके साथ हम 5 to 7 days तक ट्रीटमेंट करते रहते हैं और अगर फ़ीवर सबसाइड मतलब फ़ीवर ख़त्म भी हो जाए उसके बाद भी हमने 3 दिन तक ट्रीटमेंट करते रहना होता है। उसके बाद हम देखते हैं साइफिलिस पैथोजन ट्रेपेनोमा पैलिडम। ठीक है, साइफिलिस का जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है वो ट्रेपेनोमा पैलिडम है। ये ग्राम नेगेटिव होता है, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होता है बिलोंगिंग टू द स्पायरोकीट फैमिली। ठीक है, तो ये भी एक स्पायरोकीट होता है, जैसे लेप्टोस्पायरोसिस में भी एक स्पायरोकीट होता था, लेकिन उसके एंड जो थे वो हुक शेप्ड थे। इसमें जो स्पायरोकीट होता है वो स्पाइरल शेप्ड होता है और ग्राम नेगेटिव है और इसका नाम ट्रेपेनोमा पैलिडम है। ट्रांसमिशन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इसके 2 तरह के ट्रांसमिशन हो सकते हैं, एक इसमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है और एक इसमें वर्टिकल है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है वाया स्मॉल म्यूकोकुटेनियस लीजन्स। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में जो है वो स्मॉल म्यूकोकुटेनियस लीजन्स बॉडी के ऊपर बन जाते हैं, उनके ज़रिए जो है वो ये सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती है डिजीज़। और दूसरा वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब ये है कि प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू फीटस। ठीक है, ये ड्यूरिंग डिलीवरी जो है वो प्लेसेंटा से जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है मदर से फीटस में। उसके बाद हम देखते हैं इसकी टाइप्स को। इसकी 4 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी साइफिलिस, सेकेंडरी साइफिलिस और फिर टर्शरी या फिर लेटेंट साइफिलिस या फिर उसके चौथी टाइप होती है क्वाशनरी साइफिलिस। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी साइफिलिस में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। पेनलेस लीजन होता है प्लस पेनलेस इंडुरेटेड जेनिटल अल्सर, हार्ड चैंकरे। ठीक है, सबसे पहले इसका जो सिम्टम है प्राइमरी साइफिलिस का वो ये है कि इसमें एक जेनिटल अल्सर बन जाता है जो कि पेनलेस होता है और इंडुरेटेड होता है। ठीक है, और वो हार्ड होता है तो उसको हार्ड चैंकरे कह सकते हैं। इस अल्सर की जो मोस्ट कॉमन साइट है वो जेनिटेलिया है, लेकिन ये माउथ में और निपल पे भी हो सकता है। VDRL नेगेटिव। ठीक है, VDRL जो है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं फॉर दी साइफिलिस, जो कि साइफिलिस के अगेंस्ट बॉडी में बनती हैं और वो जब हम उनका टेस्ट करवाएंगे तो वो हमें नेगेटिव आएंगी। जब हम प्राइमरी साइफिलिस के दौरान उन एंटीबॉडीज़ को टेस्ट करेंगे तो वो हमें नेगेटिव आएंगी, बिकॉज एंटीबॉडीज़ टेक 2 to 3 months टू डेवलप, क्योंकि एंटीबॉडीज़ को बनने में ही 2 से 3 महीने लग जाते हैं।
जिसकी वजह से प्राइमरी साइफिलिस की डिटेक्शन करना मुश्किल है। तो इसकी बस एक ही निशानी है और वो ये है कि पेनलेस इंडोरेटेड जेनिटल अल्सर बन जाएगा। और ये अल्सर जो है ये ज़रूरी नहीं है कि जेनिटेलिया पे बने, ये माउथ पे और निपल पे भी बन सकता है। The VDRL test is the screening test for syphilis a sexually transmitted infection। ठीक है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि हम साइफिलिस के लिए करते हैं, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। इट मेजर्स द बॉडी रिस्पॉन्स टू द साइफिलिस कॉजिंग बैक्टीरिया। इसके ज़रिए हम ये पता लगा सकते हैं कि बॉडी साइफिलिस कॉजिंग बैक्टीरिया ट्रेपिनोमा पैलिडम के अगेंस्ट कैसा रिस्पॉन्स शो कर रही है। by detecting antibodies proteins produced in response to antigens from the damaged cells। और इसमें हम डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है, एंटीबॉडीज़ यानी कि प्रोटीन्स जो कि बनते हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस, वो एंटीजेंस से जो कि डैमेज सेल्स से रिलीज़ होते हैं। ठीक है, जब डैमेज सेल्स से एंटीजेंस रिलीज़ होते हैं तो उनके रिस्पॉन्स में कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं और उनको हम प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से उन एंटीबॉडीज़ को जब हम डिटेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि बॉडी जो है वो साइफिलिस के अगेंस्ट किस तरह की किस लेवल पर फाइट कर रही है। द टेस्ट इज़ टिपिकली परफॉर्म्ड यूजिंग अ ब्लड सैंपल एंड द रिजल्ट्स आर यूज्ड टू हेल्प डायग्नोज साइफिलिस और मॉनिटर ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस। तो इस टेस्ट को हम ब्लड सैंपल लेने के बाद करते हैं और जब हमें रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं तो फिर हम एक तो साइफिलिस को डायग्नोज कर सकते हैं और दूसरा ये कि हम इसे ट्रीटमेंट के इफेक्टिवनेस के बारे में भी जान सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी साइफिलिस की तरफ। ये हाईली इन्फेक्टियस स्टेज है। ठीक है, हमने देखा कि प्राइमरी साइफिलिस जो है वो इन्फेक्टियस नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा पेनलेस होती है, उसमें बस एक हार्ड चैंकरे होता है। लेकिन जो सेकेंडरी साइफिलिस है वो इन्फेक्टियस होती है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, जैसे जनरलाइज्ड पेनलेस इंग्वाइनल लिम्फाडिनोपैथी। तो इसमें जो है वो इंग्वाइनल लिम्फाडिनोपैथी हो जाती है, फीवर, फटीग, मियाल्जिया और हेडेक। डिफ्यूज़ मैक्यूलोपेपुलर रैश दैट इन्वॉल्व्स द पाम्स एंड सोल्स। उसके बाद इसमें एक डिफ्यूज़ एक मैक्यूलोपेपुलर रैश बन जाता है जो पाम्स एंड सोल्स तक भी इन्वॉल्व हो जाता है। कॉन्डिलोमा लाटा एट मैक्यूलोकुटेनियस जंक्शन। उसके बाद इसमें जो है वो मैक्यूलोकुटेनियस जंक्शन पर कॉन्डिलोमा लाटा भी बनता है और ये हार्ड चैंकरे के बाद बनने वाली एक फॉर्म है जो कि स्पेसिफिक फॉर द सेकेंडरी साइफिलिस है। एडिशनल लीजन्स, पैची एलोपीसिया, मोथ ईटन एलोपीसिया, शॉर्ट थ्रॉट। ठीक है, तो इसमें एडिशनल लीजन्स जो हैं वो एक पैची एलोपीसिया है जिसको हम देख लेते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी साइफिलिस में शॉर्ट थ्रॉट भी हो सकता है जिसका दूसरा नाम एक्यूट साइफिलिटिक टॉन्सिलाइटिस है। ऑल द सीरोलॉजिकल टेस्ट आर 100% पॉजिटिव। वो जो VDRL टेस्ट पहले नेगेटिव था, अब वो टेस्ट जो है वो 100% पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं पैची एलोपीसिया। पैची एलोपीसिया एरिएटा इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलोपीसिया एरिएटा, कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ हेयर इन वन और मोर coin-sized patches on the scalp or other body areas. These patches can appear suddenly and may or may not be accompanied by other symptoms। ठीक है, तो हमने देखना है कि पैची एलोपीसिया जो है उसमें लॉस ऑफ हेयर होता है और ये कॉइन साइज पैचेस पर हो रहा होता है, मतलब कि जैसे जो साइज़ कॉइन का होता है उतने साइज़ के पैचेस बन जाते हैं ऑन द स्काल्प और अदर बॉडी एरियाज़, और बॉडी एरियाज़ में भी बन सकता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो मोथ ईटन अपीयरेंस के बारे में हमने पढ़ा था वो क्या है। येस, साइफिलिस कैन कॉज हेयर लॉस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द सेकेंडरी स्टेज। तो हमने देखा कि साइफिलिस जो है वो हेयर लॉस करवा सकती है सेकेंडरी स्टेज के दौरान, अफेक्टिंग अबाउट 3 to 7% ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन्फेक्शन, जिसमें ये 3 to 7% ऑफ इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करती है। द हेयर लॉस इज़ नाउन एज एलोपीसिया साइफिलिटिका। इस हेयर लॉस का जो स्पेसिफिक नाम है वो है एलोपीसिया साइफिलिटिका एंड इट कैन प्रेजेंट एज पैची और डिफ्यूज नॉन स्केरिंग हेयर लॉस। ये प्रेजेंट हो सकता है पैची यानी पैचेस बने होंगे या फिर डिफ्यूज नॉन स्केरिंग हेयर लॉस के फॉर्म में, समटाइम डिस्क्राइब्ड एज मोथ ईटन अपीयरेंस, और उस अपीयरेंस को फिर हम मोथ ईटन अपीयरेंस भी कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टर्शरी साइफिलिस को। टर्शरी साइफिलिस को हम लेटेंट साइफिलिस भी कहते हैं। नो क्लिनिकल सिम्टम्स, डायग्नोसिस बाय सेरोलॉजी ओनली।
तो इसमें कोई भी क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन इसकी जो डायग्नोसिस है वो हो सकती है, क्योंकि सेरोलॉजी जो है वो इसमें भी पॉजिटिव ही आती है। उसके बाद आता है क्वाटरनरी साइफिलिस। अब इस वाली साइफिलिस में बहुत सी सीवियस और न्यूरो की इन्वॉल्वमेंट होती है। सीवियस में एयोर्टिक एनेरिज्म्स हो सकते हैं, एयोर्टिक रिगर्जिटेशन हो सकती है, और न्यूरोसाइफिलिस भी इसमें होती है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन एवेल्यूएशन रिकमेंडेड इन ऑल पेशेंट्स। ठीक है, न्यूरोसाइफिलिस के लिए हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की एवेल्यूएशन करते हैं। अब ये जो न्यूरोसाइफिलिस है इसको हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं इनटू द 4 पार्ट्स। ठीक है, एक है मेनिंगो वेस्कुलर, और एक है जनरल परेसिस ऑफ इंसेइन, और फिर इसमें है आर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल और टैबिस डोर्सैलिस है। तो ये इसके 4 स्टेजेस हैं MGAT। तो मेनिंगो वेस्कुलर में स्ट्रोक और न्यूरोपैथीज हो सकती हैं। जनरल परेसिस ऑफ इंसेन में डिमेंशिया यानी मेमोरी लॉस और साइकोसिस हो सकती है। और आर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट्स विद एकोमोडेशन बट इज़ नॉट रिएक्टिव टू लाइट। ठीक है, हम देखेंगे कि इसमें प्यूपिल जो है वो रिएक्टिव टू लाइट नहीं रहा, पर जो एकोमोडेशन है उसके साथ कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। टैबिस डोर्सैलिस में नंबनेस और मस्कुलर वीकनेस हो जाती है। तो ये जो न्यूरो और सीवियस का इन्वॉल्वमेंट है ये क्वाटरनरी साइफिलिस में होती है, और न्यूरो वाली को हम फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक मेनिंगो वेस्कुलर है, जनरल परेसिस ऑफ इंसेन है, आर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल है, और टैबिस डोर्सैलिस है। उसके बाद इसके टेस्ट को देख लेते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट VDRL एंड RPR टेस्ट बिकम पॉजिटिव 4 to 6 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन और 1 to 3 वीक्स आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ प्राइमरी लीजन। तो ये जो 2 टेस्ट हैं ये पॉजिटिव हो जाते हैं 4 to 6 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन, ठीक है, और 1 to 3 वीक्स आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ प्राइमरी लीजन यानी हार्ड चैंकरे के बाद। मे बी यूज्ड फॉर सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वाटरनरी साइफिलिस। ठीक है, इसको फिर हम जो है वो डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसमें हम सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनरी साइफिलिस की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर प्राइमरी अर्ली साइफिलिस। जो प्राइमरी अर्ली साइफिलिस है उसके बारे में हमने देखा कि VDRL टेस्ट तो इसमें पॉजिटिव नहीं होता। तो फिर हमें कौन सा टेस्ट उस वक्त में करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्राइमरी स्टेज पर ही इसका पता लगा लेंगे तो फिर हम ट्रीटमेंट भी टाइमली कर सकते हैं। तो वो टेस्ट है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी अप टू 90% सेंसिटिविटी। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी जो है वो इसको प्राइमरी लीजन ही को डिटेक्ट कर सकती है, और इसमें जो इसकी सेंसिटिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, 90% इसकी सेंसिटिविटी है। लेट डिजीज़ TPA डिटेक्शन, अल्टरनेटिव ट्रेपेनोमा पैलिडम पॉलीमरेज चेंज रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर RPR टेस्ट को। द RPR टेस्ट ऑफ द रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट टेस्ट इज़ अ ब्लड टेस्ट यूज टू स्क्रीन फॉर साइफिलिस। ठीक है, ये भी एक ब्लड टेस्ट है, साइफिलिस की स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है। इसको रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट टेस्ट भी कहते हैं। इट डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द साइफिलिस बैक्टीरिया ट्रेपेनोमा पैलिडम। इसके अंदर भी हम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं जो कि इन रिस्पॉन्स टू ट्रेपेनोमा पैलिडम बनती हैं हमारी बॉडी के अंदर। वाइल इट्स अ क्विक एंड यूजफुल इनिशियल स्क्रीनिंग, अ पॉजिटिव RPR टेस्ट रिजल्ट रिक्वायर्स फर्दर टेस्टिंग टू कंफर्म दी डायग्नोसिस। ठीक है, ये क्विक और यूज़फुल स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर है, लेकिन इस रिज़ल्ट को फर्दर टेस्टिंग करनी पड़ती है ताकि हम डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकें। यानी ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, पर ये इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो प्राइमरी स्टेज में यूज़ होने वाला टेस्ट है वो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी 90% है। उसके बाद हमने देखा था कि लेट डिजीज़ में हम ये यूज़ कर सकते हैं TPA टेस्ट, जिसको ट्रेपेनोमा पैलिडम एंटीबॉडी टेस्ट भी कहते हैं। इट इज़ अ ब्लड टेस्ट यूज टू डिटेक्ट साइफिलिस इन्फेक्शन। ये भी एक ब्लड टेस्ट होता है, और इसमें हम जो है वो साइफिलिस इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ ट्रेपेनोमल टेस्ट दैट लुक्स फॉर एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू दी बैक्टीरिया दैट कॉजेज साइफिलिस ट्रेपेनोमा पैलिडम। इसमें भी हम एंटीबॉडीज़ ही को डिटेक्ट करते हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं अगेंस्ट द बैक्टीरिया दैट कॉजेज साइफिलिस दैट इज़ ट्रेपेनोमा पैलिडम। These antibodies usually persist even after successful treatment.
ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद भी हमारे ब्लड के अंदर मौजूद रहती हैं। मीनिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट कैन इंडिकेट करंट और पास्ट इन्फेक्शन है, जिसका मतलब ये है कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आए तो हमें नहीं पता कि ये डिज़ीज़ अभी भी प्रेजेंट है, यानी कि करंट है, या फिर पास्ट में होकर गुजर चुकी है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो साइफिलिस की ट्रीटमेंट के बाद भी बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि सीरोलॉजिकल टेस्ट जो VDRL और RPR टेस्ट हैं, इनको हम जो है वो 4 to 6 वीक्स के बाद ये पॉजिटिव हो जाते हैं। और उसके बाद अगर हम प्राइमरी लीजन की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के ज़रिए कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी 90% है। और लेट डिजीज़ के लिए हम TPA टेस्ट करते हैं, ये डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस के लिए यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि एंटीबॉडीज़ एक दफ़ा पॉजिटिव हो गई तो वो पॉजिटिव ही रहेंगी, तो हमें नहीं पता कि इन्फेक्शन करंट है या पास्ट में हुआ था। अल्टरनेटिव ट्रेपेनोमा पैलिडम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। इसके अलावा हम जो लेट डिजीज़ के लिए परफॉर्म कर सकते हैं वो है ट्रेपेनोमा पैलिडम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी PCR कर सकते हैं। तो लेट डिजीज़ के लिए TPA और PCR कर सकते हैं। इनिशियल के लिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करनी होगी। सेकेंडरी और टर्शरी के लिए हम VDRL और RPR टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है प्राइमरी, सेकेंडरी और अर्ली लेटेंट साइफिलिस दैट इज़ लेस दैन 1 ईयर। इसके ट्रीटमेंट को देख लेते हैं। इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन G 2.4 मिलियन यूनिट्स, ठीक है, जो कि बेंजी बायोटिक की ब्रांड नेम से अवेलेबल है, जिसको हम इंट्रामस्कुलरली देंगे वंस ओनली। ठीक है, इस इंजेक्शन को हम सिर्फ वंस ओनली देंगे। अल्टरनेटिव में हम कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg, वाइब्रामाइसिन और डॉक्सिन BD में दे सकते हैं फॉर 14 डेज़। और टैब मेट्रोनिडाजोल भी हम देंगे TDS में। ठीक है, ये जो है ये चॉइस है कि हम दें या ना दें। और इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सोन दे सकते हैं। सेफ्ट्राइक्सोन 1 ग्राम टाइटन के नाम से अवेलेबल है, इंट्रामस्कुलरली भी दे सकते हैं और इंट्रावीनसली भी दे सकते हैं डेली फॉर 8 to 10 डेज़। अब हमारे पास चॉइस ये है कि हम एक ही मरतबा स्टैट में जो है वो बेंजाथिन पेनिसिलिन G दे दें, या फिर हम डॉक्सीसाइक्लिन मेट्रोनिडाजोल और सेफ्ट्राइक्सोन में से मेट्रोनिडाजोल को हम डॉक्सीसाइक्लिन के साथ देंगे, और जब हम सेफ्ट्राइक्सोन को देंगे तो हम इसको अकेले ही देंगे। डॉक्सीसाइक्लिन के साथ मेट्रोनिडाजोल को दे सकते हैं, सेफ्ट्राइक्सोन के साथ मेट्रोनिडाजोल को नहीं देंगे। लेट लेटेंट और अनसर्टेन ड्यूरेशन दैट इज़ ग्रेटर दैन 1 ईयर, टर्शरी विदाउट न्यूरोसाइफिलिस। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के लिए अर्ली लेटेंट, टर्शरी जो है उसको लेटेंट साइफिलिस भी कहते हैं, पर अर्ली लेटेंट वो होगी जो लेस दैन 1 ईयर होगी, और लेट लेटेंट वो होगी, यानी लेट टर्शरी वो होगी जो ग्रेटर दैन 1 ईयर होगी या जिसकी हमें ड्यूरेशन नहीं पता। तो इसको हम लेकिन इसमें न्यूरोसाइफिलिस जो है वो नहीं होगी। तो इसमें हम इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन G देंगे 2.4 मिलियन यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली वंस वीकली फॉर 3 वीक्स। 3 हफ्तों के लिए हम देंगे, और हर वीक में हम एक दफ़ा देंगे इंट्रामस्कुलरली। अल्टरनेटिव्स में वही है, कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन और टैब मेट्रोनिडाजोल के साथ मिला के देंगे। सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक न्यूरोसाइफिलिस, लेकिन अगर अब न्यूरोसाइफिलिस भी इन्वॉल्वड है तो हम क्या करेंगे? अब हम देंगे इंजेक्शन एक्वाइस पेनिसिलिन G 18 to 24 मिलियन यूनिट्स इंट्रावीनसली और गिवन एवरी 4 आवरली और एज कॉन्टीन्यूस इन्फ्यूजन फॉर 10 to 14 डेज़। पहले हम बेंजाथिन पेनिसिलिन दे रहे थे, पर जब न्यूरोसाइफिलिस हो जाएगा तो हम एक्वाइस पेनिसिलिन देंगे, और इसको हम जो है वो एवरी 4 आवरली देंगे, यानी कि पेशेंट को हम एडमिट कर लेंगे और उसकी जो ड्रिप है वो हम एवरी 4 आवरली उसको ये देते जाएंगे, या फिर हम उसको कॉन्टीन्यूस इन्फ्यूजन चला देंगे जो कि 10 to 14 डेज तक चलती रहे। अल्टरनेटिव, इसके अल्टरनेटिव में एक प्रोकेन पेनिसिलिन है 2.4 मिलियन यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली डेली, प्लस टैब प्रोबिनिसिड 500 mg ओरली 4 times डेली फॉर 10 to 14 डेज़। ठीक है, उसके अलावा हम इसमें प्रोकेन पेनिसिलिन दे सकते हैं, और उसके साथ हमने प्रोबिनिसिड की टैबलेट भी ज़रूर देनी है, और वो हमने ओरली देनी है।
और ये ट्रीटमेंट हमने 10 to 14 डेज तक चलाना है। और इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सोन, ठीक है, और यानी कि हम ये प्रोकेन, पेनिसिलिन और प्रोबेनिसेट के अलावा सेफ्ट्राइक्सोन 2 ग्राम टाइटन दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलरली भी दे सकते हैं और इंट्रावीनसली भी, और इसको भी हमने 10 to 14 डेज़ के लिए दे देना है, ठीक है। उसके बाद आता है कोक्सिएला बर्नेटी क्यू फीवर। क्यू फीवर का मतलब है क्वेश्चनेबल फीवर, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके एजेंट्स में हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर सब टाइप ऑफ रिकर्सिया। तो ये जो कोक्सिएला बर्नेटी क्यू फीवर होता है, ये भी रिकर्सिया की एक सब टाइप ही करवा रही होती है, और वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होता है, यानी कि वो होस्ट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके बाद इसकी एपिडेमियोलॉजी को देखते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स, तो इसके रिस्क फैक्टर्स में है एक्सपोजर टू फार्म एनिमल्स, यानी कि बैटल में फार्म एनिमल्स के साथ एक्सपोजर हो जाए तो ये हो सकता है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू एनिमल प्रोडक्ट्स, और अगर किसी का ऑक्यूपेशन ऐसा है कि उसमें एनिमल्स के साथ एक्सपोजर हो रहा है, जैसा कि एनिमल हाइड्स, ठीक है, जो एनिमल स्किन होती हैं उनको अगर कोई जो है वो टच कर रहा है तो उससे भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। एंड इम्यूनोसप्रेशन, यानी कि अगर किसी का इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कोक्सिएला बर्नेटी के बारे में जो है वो कॉजेटिव एजेंट का नाम देख लेते हैं। द कोक्सिएला बर्नेटी इज़ एन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल पैथोजन। कोक्सिएला बर्नेटी जो है वो क्यू फीवर करवाता है, और ये एक बैक्टीरिया का नाम है, और ये बैक्टीरिया जो है वो बाय नेचर एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होता है, एंड इज़ द पॉजिटिव एजेंट ऑफ क्यू फीवर, ठीक है। द जीनस कोक्सिएला इज़ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू रिकर्सिया, ठीक है। ये जो कोक्सिएला वाली जीनस है ये मॉर्फोलॉजिकली तो रिकर्सिया के सिमिलर होती है, बट विद अ वैरायटी ऑफ जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, लेकिन इसमें बहुत से जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। Obligate intracellular bacteria are bacteria that absolutely require the eukaryotic host cell to survive and replicate। तो हमने देखा कि कोक्सिएला बर्नेटी जो है उसको वो एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया है जिसको एब्सोल्युटली एक यूकैरियोटिक होस्ट सेल चाहिए होता है ताकि वो उसके अंदर रेप्लिकेट कर सके और सर्वाइव कर सके। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ द होस्ट सेल एंड आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन दी होस्ट रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। वो अपने आप से जो है वो आउटसाइड द होस्ट सेल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, और इसी वजह से वो होस्ट के रिसोर्सेज पर फुली डिपेंडेंट होते हैं और होस्ट के एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट होते हैं। मैनी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक टू ह्यूमंस कॉजिंग सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ बर्डन्स वर्ल्ड वाइड। और ये जौन से ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होते हैं जिनकी एक एग्जांपल कोक्सिएला बर्नेटी है, ये ह्यूमंस के लिए पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि ह्यूमंस में डिजीज़ करवाते हैं और पब्लिक हेल्थ बर्डन्स वर्ल्ड वाइड करवाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं चीफ कंप्लेंट्स इन क्यू फीवर। प्रेजेंट्स एज एटिपिकल निमोनिया, स्लो ऑनसेट। इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो एटिपिकल निमोनिया की फॉर्म में होती है और वो स्लो ऑनसेट होता है, लो ग्रेड फीवर होता है, ड्राई कफ एंड माइल्ड डिस्पनिया। एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स, लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स इसमें हो सकते हैं जैसा कि हेडेक है, आर्थराल्जिया, मियाल्जिया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। तो हमने देखा कि इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादातर पल्मोनरी सिम्टम्स के साथ होती है, जिसमें माइल्ड डिस्पनिया है, ड्राई कफ है, लो ग्रेड फीवर है। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स इसके वही हैं जो जनरलाइज सिम्टम्स कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, जैसे हेडेक, आर्थराल्जियाज, मियाल्जियाज, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। ऑन एग्जामिनेशन ब्रोंको ब्रीथिंग, वीजिंग एंड कोर्स क्रेपिटेशन और अस्कल्टेशन, ठीक है। तो इसकी जो स्पेसिफिक फाइंडिंग है वो ये है कि जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें ब्रोंको ब्रीथिंग सुनाई देगी अस्कल्टेशन में, और कोर्स क्रेपिटेशन सुनाई देंगे। स्पेशल फीचर्स, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, फीवर प्लस मरमर। अगर हम देखें कि फ़ीवर के साथ हमें मरमर भी सुनाई दे रहा है तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की निशानी हो सकती है, यानी कि ये क्यू फीवर जो है ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी करवा सकता है। उसके बाद देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, पैची और डिफ्यूज़ इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स, ब्रोंकोनिमोनिया।
तो इसकी जो प्रेजेंटेशन है चेस्ट एक्सरे की प्रेजेंटेशन वो भी सिमिलर होगी जो कि निमोनिया में होती है, यानी कि इसमें इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स बने होंगे जो कि ब्रोंको निमोनिया में जिसको हम कह सकते हैं वो पैची भी हो सकते हैं और डिफ्यूज़ भी हो सकते हैं। सीबीसी में हम देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी नॉर्मल है, ठीक है, हालांकि ये एक इन्फेक्शन है लेकिन डब्ल्यूबीसी जिसके बावजूद भी नॉर्मल आएंगे। सीआरपी लेकिन इंक्रीज़ होगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है वो इसमें इंक्रीज़ होगा। तो ये भी एक यूनिक फाइंडिंग है कि इसमें डब्ल्यूबीसी नॉर्मल होंगे और सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज होगा। ईकोकार्डियोग्राफी सस्पेक्टेड एंडोकार्डाइटिस फ्रॉम क्रॉनिक क्यू फीवर। अगर हमें लगे कि क्रॉनिक क्यू फीवर की वजह से फीवर के साथ अगर हमें मरमर सुनाई दे और हमारे जहन में आए कि ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, तब हम ईकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे और हमें नज़र आएगा कि वेजिटेशनल वाल्व्स मोस्ट कॉमनली मिट्रल वाल्व, तो हमें नज़र आएगा कि मिट्रल वाल्व के ऊपर जो है वो वेजिटेशंस बनी हुई हैं। उसके बाद है द ऑफ चॉइस, ठीक है, एंटी कॉक्सिएला आईजीएम। तो जो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो है एंटी कॉक्सिएला आईजीएम, रिपीट सीरोलॉजिकल टेस्ट एट 3rd एंड देन 6 मंथ्स। तो सीरोलॉजी जब हम इसकी करेंगे तो उसमें हमें एंटी कोक्सिएला आईजीएम की एंटीबॉडीज़ नज़र आएंगी, वो एंटीबॉडीज़ जो कि स्पेसिफिकली अगेंस्ट कोक्सिएला बर्नेटी बनी होंगी और इन एंटीबॉडीज़ का जो टाइटर्स है वो हाई टाइटर्स हुए होंगे और इस सीरोलॉजिकल टेस्ट को हम 3rd मंथ और फिर 6 मंथ्स में दोबारा से रिपीट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट को। तो इसकी ट्रीटमेंट है कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है, टैब पैरासीटामोल, कफ सप्रेसेंट्स और सिरप एपेटाइट स्टिमुलेंट या फिर मल्टीवाइटामिन्स। ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक स्टेजेस, क्रॉनिक स्टेजेस के लिए हम डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg देंगे प्लस टैब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन 300 mg ट्वाइस डेली। तो डॉक्सीसाइक्लिन के साथ हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देंगे ट्वाइस डेली। ट्रीटमेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, टैब ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल सेप्ट्रान DS के नाम से अवेलेबल है। आउटकम में रिड्यूस फीटल डेथ। तो अगर हम देखें कि किसी प्रेग्नेंट वुमेन को क्यू फीवर हो गया है तो फिर हम उसमें जो है वो ये ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल सेप्ट्रान DS के नाम से अवेलेबल है, वो दे सकते हैं और इससे फीटल डेथ जो है वो नहीं होगी, तो इसका आउटकम जो है वो अच्छा निकलता है। और हमने देखा कि क्रॉनिक स्टेजेस में हमने डॉक्सीसाइक्लिन को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के साथ कंबाइन करके देना है और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को हमने ट्वाइस डेली देना है और कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन को हमने इसके साथ दोनों को ही हमने ट्वाइस देना है, दिन में 2 दफ़ा देना है और ट्रीटमेंट हम इसकी 2 वीक्स तक करते रहते हैं। इन पेशेंट्स विद एंडोकार्डाइटिस द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन। वो पेशेंट्स जिनमें हार्ट की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए और मिट्रल वॉल्व के ऊपर वेजिटेशन हमें नज़र आए और मरमर सुनाई दे, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इस पेशेंट के अंदर जो है वो क्यू फीवर, क्रॉनिक क्यू फीवर की वजह से अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो चुका है। उस वक्त में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन देना है 200 mg डेली एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन 600 mg पर डे, देन एडजस्टेड टू रीच अ 1 mg पर ml प्लाज्मा कंसनट्रेशन। तो सब इसमें हम कॉम्बिनेशन देंगे, डॉक्सीसाइक्लिन को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के साथ देंगे और फिर उसके बाद हम उसको 1 mg पर ml प्लाज्मा कंसनट्रेशन के साथ एडजस्ट करेंगे। दिस रेजिमेंट इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर 18 to 36 मंथ्स बेस्ड ऑन सीरोलॉजिक रिजल्ट्स। और फिर साथ साथ हम जो है वो सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाते रहेंगे जिससे हमें ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस का पता चलता रहेगा और ये ट्रीटमेंट हो सकता है हमें 18 to 36 मंथ्स तक देनी पड़े साथ साथ, लेकिन हम सीरोलॉजिक रिजल्ट्स लेते रहेंगे। A more rapid favorable outcome can be obtained with doxycycline serum levels higher than 5 microgram per ml। अगर हम डॉक्सीसाइक्लिन के सीरम लेवल्स को मज़ीद बढ़ा दें तो और ज़्यादा रैपिड फेवरेबल आउटकम आ सकता है। सम स्ट्रेन्स में भी रेजिस्टेंट टू डॉक्सीसाइक्लिन, लेकिन जो कुछ बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स होते हैं वो डॉक्सीसाइक्लिन को रेजिस्ट करते हैं। एंड न्यू मैक्रोलाइट्स में भी एन अल्टरनेटिव, तो फिर हमें न्यू मैक्रोलाइट्स को यूज़ करना पड़ सकता है। द मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज़ फोटो सेंसिटिविटी, सन एक्सपोजर शुड बी अवॉइडेड।
इसमें ये होता है कि जो लाइट है उसके साथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है इस ट्रीटमेंट में, तो इसकी वजह से जो सनलाइट है उसको अवॉइड करना ज़रूरी हो जाता है। एन अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन एंड ऑफ्लॉक्सासिन फॉर 3 years और मोर। इसलिए इसके जो एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है वो डॉक्सीसाइक्लिन के साथ ऑफ्लॉक्सासिन को भी दे सकते हैं, पर यह ट्रीटमेंट 3 सालों से भी ज़्यादा देर तक करनी पड़ सकती है। उसके बाद हम देखते हैं शिगलोसिस। शिगलोसिस के सिम्टम्स हैं फटीग्ड है, मलेज, एनोरेक्सिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, टनिस्मस है। इसका जो मेन सिम्टम है वो है वाटरी डायरिया प्रीसीड्स ब्लडी डायरिया। पहले जो है वो वाटरी डायरिया होगा, फिर बाद में वो ब्लडी डायरिया हो जाएगा। ये इसका एक यूनिक सिम्टम है जिससे हम इसका पता लगा सकते हैं। ब्लडी एंड मुकॉइड स्टूल्स जो हैं वो ब्लडी भी होंगे और उनमें कुछ म्यूकस भी आ रहा होगा। एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग भी होगी। फिज़िकल एग्ज़ाम, फीवर है, हाइपर एक्टिव बोवल साउंड्स। फिज़िकल एग्ज़ाम में हमें फ़ीवर महसूस हो जाएगा और बोवल साउंड्स को जब हम सुनेंगे तो वो हाइपर एक्टिव सुनाई देंगे, और एब्डोमिनल टेंडरनेस भी हमें फ़ील होगी, और साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन भी इसमें हमें नज़र आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं इसके जो डायग्नोस्टिक हैं। इसमें एक स्टूल एग्जामिनेशन है और स्टूल का कल्चर है। और अब हम देखते हैं इसमें ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट जो है वो 2 तरह की दी हुई है, एक माइल्ड टू मॉडरेट शिगलोसिस है और यहाँ पे नीचे सीवर शिगलोसिस हैं। अगर हमें लगे कि शिगलोसिस जो है वो माइल्ड या मॉडरेट है तो फिर हम इसमें टैब सिप्रोफ्लॉक्सासिन 250 mg देंगे, जो सिप्रोक्सन और नोविडेट के नाम से अवेलेबल है, और टैब ट्राईमिथोप्रिन सल्फामिथोक्साजोल सेप्ट्रान DS भी दे सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक देनी होगी, जो कि हम TDS में देंगे 3 दिनों तक। और कैप्सूल एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं, जो जेट्रोरेजोमैक्स के नाम से अवेलेबल है, ऑन day 1 फॉरवर्ड बाय 250 mg वंस डेली फॉर 4 days। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो ये है कि एजिथ्रोमाइसिन हम दें, और इसको पहले हम 500 mg दें day 1 पे, और फिर इसको 250 mg दें हम अगले 4 दिनों तक। और कैप्सूल सेफिक्समीन 400 mg OD 3 days के लिए। और इसके अलावा जो एजिथ्रोमाइसिन के अलावा सेफिक्समीन को भी दे सकते हैं, इसको हम दिन में 1 मरतबा देंगे 3 दिन तक। और टैब मेट्रोनिडाजोल है, फ्लैजिल या क्लिंट, इसको TDS में देंगे। टैब मेबेवरीन, ठीक है, मीबरीन को हम देंगे स्पासलर P और कोलोफैक के नाम से अवेलेबल है, इसको हम BD में देंगे। उसके बाद सीवर शिगलोसिस है, इसके लिए हम मेंटेन IV लाइन, सबसे पहले हम पेशेंट को एडमिट करेंगे, उसकी IV लाइन मेंटेन करेंगे। इफ़ साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, सीवर शिगलोसिस में जो है वो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन हुए होते हैं, तो स्टार्ट IV फ्लूइड जो है वो हम शुरू करेंगे। इंजेक्शन रिंगर लैक्टेट देंगे 1 लीटर इंट्रावीनसली, और इंजेक्शन नॉर्मल सलाइन 0.9% इंट्रावीनसली। रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सलाइन 0.9% में से हम कोई भी इंट्रावीनस फ्लूइड जो है वो पेशेंट को शुरू करवा सकते हैं। एंटीबायोटिक्स विल शॉर्टन ड्यूरेशन ऑफ डाइसेंट्री, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो डाइसेंट्री की ड्यूरेशन को शॉर्ट कर देंगे। इसमें हम इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सोन देंगे। इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सोन को हम 1 to 2 ग्राम तक दे सकते हैं, डाइल्यूटेड इन 100 ml 0.9% नॉर्मल सलाइन, इंट्रावीनसली एवरी 24 आवर्स फॉर 3 days, ठीक है। एवरी 24 आवर हम इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सोन को 100 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर डालकर देते रहेंगे 3 दिनों तक। और इंजेक्शन सिप्रोफ्लॉक्सासिन को भी हम इस तरह दे सकते हैं 200 mg पर 100 ml, इसको भी हम जो है वो 100 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर डाल के इंट्रावीनसली देंगे दिन में 2 मरतबा। इंजेक्शन मेट्रोनिडाजोल 500 mg पर 100 ml, इसको हम 500 mg मेट्रोनिडाजोल को 100 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर डाल के TDS में इंट्रावीनसली देंगे। इंजेक्शन ड्रोटावरीन 40 mg नोस्पा, ठीक है, डाइल्यूटेड इन 50 to 100 ml 0.9% नॉर्मल सलाइन। तो ये जो ड्रोटावरीन है ये नोस्पा जो है वो एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेन के लिए होता है, और इसको हम डाइल्यूट करेंगे 50 to 100 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर, और इसको हम इंट्रावीनसली देंगे।
इन केस ऑफ एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग। और मेट्रोनिडाजोल सेफ्ट्राइक्सोन को हम देंगे 3 दिन तक, हम ये इंजेक्शंस देते रहेंगे। डायसेंट्री शिगलोसिस का दूसरा नाम है। यहाँ से अब आगे जो है वो चैप्टर 6 शुरू होता है। तो यहाँ पे हम चैप्टर 5 को ख़त्म करते हैं और इस लेक्चर को भी ख़त्म करते हैं।